नमस्कार किसान भाइयों। मैं डॉक्टर सुदेश कुमार शर्मा आप सभी का सिग्नेट सीड्स के चैनल यूट्यूब चैनल में, जो कि किसानों का हमसफर चैनल है, उसमें स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने एक श्रृंखला शुरू की है। जो भी हमारे धान की फसल में बीमारियां लगती हैं उनका हिंदी में रूपांतरण करके उनकी विभिन्न स्लाइड्स में तैयार की हैं। आप एक एक स्लाइड को बहुत ध्यान से देखें और समझें कि ये बीमारी कैसे फैलती हैं, इनका कारक क्या है, इनका जीवन चक्र कैसा है, इनको कैसे केमिकली कंट्रोल कर सकते हैं और इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं और क्या क्या हम सावधानियां बरत सकते हैं जिससे हम अपनी फसल को बचा सकते हैं। आप ये देखेंगे बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट एक बैक्टीरिया से होने वाली धान की बीमारी है, जिसको हम झुलसा रोग भी बोलते हैं। हिंदी में साधारण से इसको झुलसा रोग भी बोल देते हैं। तो अभी हमें इसको समझना है कि ये झुलसा रोग असल में है क्या और किस तरह से फैलता है। आप देखेंगे इसको बीएलबी, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट बीएलबी का संक्रमण आप यहाँ लेफ्ट हैंड में आप देखेंगे कि ये संक्रमण किस तरह से करती है। इसका संक्रमण करने का तरीका यह है कि पत्तियों को, ये देखेंगे कि पत्तियों को ऊपर से नीचे की तरफ को ये पत्तियां सूखना शुरू हो जाती हैं। धान की पत्तियां किनारे से सूखना शुरू होती हैं और मिडरिब हरी रहती है, बीच का पार्ट हरा रहता है और पत्तियां इस तरह से सूखते सूखते पौधा को नीचे तक पत्तियां सूख जाती हैं। किस तरह से इस जो अब आगे इन्फेक्शन करके किस स्टेज तक जा सकता है, आप यहां देखेंगे यदि सीवियर इन्फेक्शन ये कर चुकी है तो इस दशा में भी हमारे खेत को इतना नुकसान कर सकते हैं कि आप देख रहे हैं कि ये पूरा पैच, ये पूरी फसल हमारा नुकसान कर चुकी है। इस बीमारी को जो कारक है वो एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है ज़ैंथोमोनाज ओराइजी, पीबी ओराइजी। इसके कारण होती है। विशेष रूप से ये हाईली ससेप्टेबल वैरायटीज में आता है और जो एनवायरनमेंट इसके लिए सूटेबल है, उस एनवायरनमेंट में जब तापमान हमारे लगभग 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो और ह्यूमिडिटी 80% से ज्यादा है, तब ये बीमारी आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। होता क्या है कि जैसे जैसे पत्तियों में ये बीमारी का इन्फेक्शन शुरू होता है, पत्ती का जो सरफेस एरिया है वो सूखना शुरू हो जाएगा और क्या होगा कि फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा, भोजन बनना कम हो जाएगा और धीरे धीरे पत्तियां सूखने लगती हैं और अंत में आते आते सीवियर इन्फेक्शन होने से जो बालियां हैं उनमें इन्फेक्शन पहुंच जाता है और पौधे में दाने कम पड़ते हैं, क्वालिटी खराब हो जाती है। ये बहुत तरह से फसल को नुकसान पहुंचाता है। आप ये देखेंगे कि हम सबसे पहले इसके जीवन चक्र को समझना बहुत जरूरी है। जब भी हम कभी किसी भी बीमारी को कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये किस तरह से सरवाइव करता है, इसका जीवन चक्र चलता किस तरह है, तभी हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आप यहां देख रहे हैं कि इसके जीवन चक्र में सबसे पहले हम देखेंगे प्राथमिक संक्रमण होगा, इनोकुलम कहां से आएगा, किस तरह से पौधे में एंट्री करेंगे। आप यहां एक आप ऑब्जर्व करेंगे, ये यहां पर ये बैक्टीरिया आपको दिखाई देगा। ये यहां बैक्टीरिया है जो आपको ज़ैंथोमोनाज ओराइजी, यहां देखेंगे आप, ये ज़ैंथोमोनाज ओराइजी है। यहां से पहले इन्फेक्शन करता है राइस की नर्सरी को, पौध को फर्स्ट इन्फेक्शन यहां से करेगा। इसके बाद ये बरसात के पानी के साथ आगे दूसरे पौधों में ड्रॉपलेट के रूप में आएगा। आप देखेंगे यहाँ ये ड्रॉपलेट के रूप में यहाँ आया और फिर बरसात का पानी हुआ है तो नीचे और दूसरी फसल में इन्फेक्शन करेगा। और कैसे इन्फेक्शन करेगा, पत्तियां ऊपर से, यहां देखेंगे पत्तियां ऊपर से नीचे की तरफ सूखेंगी, किनारे सूखते आएंगे, बीच का जो पत्ती का हिस्सा है जिसे मिडरिब कहते हैं वो हरा रहेगा और ऊपर से नीचे तक पत्तियां सूख जाएंगी। और बहुत ही सीवियर इन्फेक्शन, जब भारी इन्फेक्शन होगा आप ये देखोगे फसल को इस तरह ये सुखा देगा। इस तरह से फसल की हानि होती है और बहुत, यानी इसका जो नुकसान है वो 10% से लेके, और हाईली ससेप्टेबल वैरायटी यदि हमारी है तो 90% तक बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट से नुकसान हो सकता है। आगे ये देखेंगे जो इन्फेक्टेड पौधे हैं उनसे जो खेत में जो इनके कटे हुआ पुराल रह जाता है वहां ये इनोकुलम रहता है, ये सरवाइव करता है और आगे अपनी जीवन चक्र चलाने के लिए वो अल्टरनेटिव होस्ट यानी घास के पौधे के ऊपर अपना जीवन चक्र चला के आगे बढ़ता है और फिर दोबारा से इन्फेक्शन करता है। तो ये इसका जीवन चक्र है, किस तरह से ये चलता है और कैसे आगे बढ़ता है। अब हम देखते हैं, जैसे आपने देखेंगे यहाँ प्रथम चरण में क्या करेगा, इनोकुलम का सोर्स कहाँ होगा, ये जीवाणु पौधों के मलबे में, बीज में
और जो हमारे अल्टरनेटिव होस्ट है वहां पर उपलब्ध रहता है। कृषि कार्यों को करते टाइम या एनवायरमेंट सूटेबल होने के साथ साथ ये पौधों में अपना इन्फेक्शन कर सकता है। प्रवेश करने के लिए क्या करेगा, हमारे पत्तियों के किनारों के ऊपर हाइडेथोट्स होते हैं, रंध्र होते हैं, ये वहां से पेनिट्रेट करता है, अंदर जाता है और धीरे धीरे अपना इन्फेक्शन शुरू कर देगा। और इसके लिए इन्फेक्शन को तेजी से करने के लिए इसके लिए जो आप तापमान है वो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस और ह्यूमिडिटी आर्द्रता वो 80% से अधिक होगी, तो ये बीमारी बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। दूसरा इसके जीवन चक्र में आता है, दूसरा करेक्टर है लक्षण, जो आपके सिम्टम्स हैं उनका विकास। आप यहां देखेंगे कि प्रारंभिक लक्षण पत्ती के किनारों पर पानी की बूंद के रूप में आपको दिखाई देंगे। आप यहां देखेंगे पानी के बूंद ड्रॉप जो दिखते हैं ना, जैसे ये यहाँ ये पानी के बूंद के रूप में ये लक्षण दिखाई देंगे और उसके नीचे पत्ती पीले हल्का पीला होना शुरू हो जाएगी। ये आपकी हेल्दी पत्ती है और ये आप यहां जहां इन्फेक्शन शुरू हो गया है और ये घाव पत्ती की ये फिर एक घाव के रूप में हो जाएंगे। यहाँ देखेंगे ना, धीरे से घाव के रूप में डेवलप करेंगे और ये फैलते हुए धीरे धीरे पीले रंग में बदलेंगे और बड़े होने पर ये धारियां के रूप में क्रस्ट इसमें जम जाएगा और ये धारियां के रूप में बन जाएंगे। जैसे जैसे रोग बढ़ता है ये धारियां पूरे पत्ते के ब्लेड्स को ढक लेती हैं और जिससे पत्तियां सूख जाती हैं और मर जाती हैं और फोटोसिंथेसिस पौधों के लिए कम हो जाता है और पौधों की मृत्यु भी हो जाती है। इसकी एक स्टेज बहुत अर्ली स्टेज होती है, कृषक स्टेज, जो नर्सरी के टाइम में आता है। बहुत शुरू में जैसे ही पौधा हमारा अंकुरण करेगा और इनोकुलम या सीड के ऊपर था या अल्टरनेटिव होस्ट से आया है या हमारे जो खेत में जो गले सड़े प्लांट पुराना इसका मलबा था उनमें ये रहता है, तो वहां से छोटी नर्सरी को ही अटैक कर देगा। आप नर्सरी में देखेंगे तो छोटे छोटे पैच, जैसे ही अंकुरण होगा इसका इन्फेक्शन शुरू हो जाएगा और इसके टोटल जीवन चक्र में 7 से 21 दिन लगते हैं। 21 दिन में यदि वैरायटी बहुत सुग्राई या ससेप्टेबल है तो पूरी तरह से नुकसान कर सकता है और रेजिस्टेंस वैरायटी में ग्रोथ थोड़ी देर के बाद बैक्टीरिया की रुक जाती है और नुकसान कम होता है। आप यहाँ देखेंगे ये कृषक फेज है, जो नर्सरी वाली फेज में किस तरह पौधे को नुकसान करता है। अब हम और तीसरा आगे देखते हैं कि इसके लाइफ साइकिल का जो थर्ड चीज है सेकेंडरी इन्फेक्शन। सबसे पहले एक प्राइमरी इन्फेक्शन जो मैंने बताया था, फिर सेकेंडरी दोबारा से कैसे इनके लाइफ साइकिल में दोबारा इन्फेक्शन शुरू करता है कि आप देखेंगे ये जो बैक्टीरिया से एक जूस टाइप में बूंदें निकलती हैं, गाढ़ी होती हैं, ये पत्ती के ऊपर होंगी और ये धीरे धीरे ये बूंदें सूखना शुरू कर जाएंगी और जहां ये बूंदें सूखती हैं वही क्रस्ट बन जाता है और पत्तियां वहीं से सूखनी शुरू हो जाती है। ये आप देखेंगे पानी की बूंदें जो पत्तियों के ऊपर है, ये देखिए ये पानी की बूंदें के रूप में है। ये इससे एक जूसी पदार्थ है जो लसलसा होता है, ये बूंद के रूप में जम जाता है और यही इसी वजह से पत्तियां पर इन्फेक्शन करके सूखना शुरू हो जाती हैं। ये बैक्टीरिया आप बरसात के द्वारा, हवा के द्वारा और हम कृषि पद्धति में जो कल्चरल प्रैक्टिसेस करते हैं, किसी भी तरह से पौधे को इंजरी करते हैं, कोई घाव हो जाता है तो उससे आगे बढ़ जाता है। अब बात आती है कि ये अगले सीजन के लिए कैसे बढ़ता है, ओवर विंटरिंग कैसे करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ओवर विंटरिंग करने के लिए आप देखेंगे कि यहाँ फसल मैच्योर हो रही है, ये इन्फेक्शन पूरी तरह से पूरा पत्ती को आप यहां देखेंगे पूरी पत्ती को डैमेज कर चुका है। तो ये अल्टरनेटिव होस्ट के ऊपर जाएगा या फिर जो मलबा प्लांट पौधों का रहेगा उनके ऊपर रहेगा और पूरे सीजन अपने आप को वहां सरवाइव करेगा, जो अगली फसल में इन्फेक्शन करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहेगा कि जैसी आप फसल लगाएंगे तो इसके इन्फेक्शन के चांसेस पूरे हो जाते हैं। अब हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको फोकस करना है स्लाइड में कि हम इसका इलाज कैसे करें। ये बैक्टीरिया की बीमारी है, बीमारी किस तरह से होंगी, बैक्टीरिया की होगी या फंगल होंगी और या वायरस से होंगी और कुछ डेफिशिएंसी से हो सकती हैं। तो ये बीमारी एक बैक्टीरिया के द्वारा होती है। आप इसको कंट्रोल के लिए हम क्या करेंगे, कॉपर आधारित जीवाणुनाशक यूज करेंगे, जैसे कॉपर हाइड्रोक्साइड, कोसाइड नाम से आता है डू पॉइंट कंपनी का। आप 500 ग्राम 500 ग्राम लेंगे, 200 लीटर पानी में घोलेंगे और जब आपकी फसल मैक्सिमम टिलरी स्टेज में होगी, यानी रोपाई के लगभग 40 दिन 35 से 40-45 दिन बाद ये फसल उस स्टेज में आती है, हम उस टाइम इसको स्प्रे करेंगे। और ये बैक्टीरिया जो असर करेगा वो क्या करेगा, कॉपर आयन बैक्टीरिया में आवश्यक सेलुलर जो गतिविधियां हैं, जो सेल के अंदर गतिविधि होती हैं, उनको ये बैक्टीरिया डैमेज कर देगा
और पौधे के इन्फेक्शन को आगे नहीं बढ़ने देगा। तो ये आप देख रहे हैं कैसे करेगा। कॉपर कॉपर से रिलेटेड है तो ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देगा। दूसरा हम आगे यूज करते हैं एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक में स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट प्लस टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड ये केमिकल है। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन नाम की एक ट्रेड नेम से दवा आती है हिंदुस्तान एंटीबायोटिक की, और 120 ग्राम दवा 200 लीटर पानी में हम घोल के और इसका स्प्रे करेंगे तो इससे भी इस बीमारी का बचाव भी होगा और इलाज भी होगा। स्ट्रेप्टोमाइसिन बैक्टीरिया में प्रोटीन संश्लेषण को रोक देता है, जबकि टेट्रासाइक्लिन बैक्टीरिया का राइबोसोमल कार्यों में हस्तक्षेप इंटरफेरेंस करता है और बैक्टीरिया को आगे नहीं बढ़ने देता। तीसरा, हम प्लांट एक्टिवेट से आर्टिफिशियल रेजिस्टेंस भी डेवलप कर सकते हैं। एसिबेजोलर एस मिथाइल बायोन 50 WG नाम से सिंजेंटा कंपनी का एक प्रोडक्ट आता है। ये 30 ग्राम दवा 200 लीटर पानी में घोलकर हम इसको स्प्रे करेंगे तो ये आर्टिफिशियल रेजिस्टेंस पौधों की पत्तियों में डेवलप कर देगा, जिससे आगे बीमारी नहीं फैल पाएगी। तो आपके लिए ये स्लाइड बहुत महत्वपूर्ण है कि हम कैसे उनको पहचानेंगे और कंट्रोल कैसे करना है। कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। किस स्टेज में हम कंट्रोल करेंगे और कितना दवा कितनी मात्रा डालेंगे, आप इस जो स्लाइड है आप इसमें बहुत आराम से देख सकते हैं और इससे आगे अपना फसल का इलाज कर सकते हैं। अब किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे किसान भाइयों को अपने खेत का लगातार निरीक्षण करते रहना चाहिए और निगरानी में उन्हें देखना है कि हमारी फसल में किस तरह कोई बीमारी के लक्षण तो नहीं है। यदि आप बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के लक्षण जब खेत देख रहे हैं तो आपको इस तरह से पत्तियां आप देखेंगे, पत्ती ऊपर से नीचे की तरफ सूख रही है। ये देखेंगे मिडरिप, ये किनारे से पत्ती ऐसे ही सूखती आ रही है और साइड में पत्ती हरी है। यहां भी देखेंगे आप किनारे से सूख रही है, बीच में मिडरिप में अटैक नहीं है। तो इस तरह से ये पत्तियां सूखती ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं। पत्ती की सतह पर पीले चिपचिपे एक्सुडेट बैक्टीरियल ओज की उपस्थिति एक विशेष संकेत होता है और पौधे के कृषक स्टेज में भी उसी तरह से पत्तियां भूरी पड़ती हैं और मुरझाकर धीरे धीरे सूख जाती हैं और अक्सर पौधे की छोटी उम्र में ही यदि कृषक फेज है तो मृत्यु हो जाती है। तो हमारे किसान भाइयों को सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको बीमारी के लक्षण को पहचानना। यदि आपने लक्षण पहचान लिए हैं तो फिर आप ज्यादा खर्चा नहीं करेंगे, वही दवा लाके डालेंगे जो बीमारी है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि एक बीमारी होने के साथ साथ कई बीमारियों की दवा डालते हैं, उससे हमारे किसान भाइयों का खर्चा ज्यादा होता है। हमारा उद्देश्य है आप केवल स्पेसिफिक वही ट्रीटमेंट करें जो बीमारी है, और वो तब कर पाएंगे जब आप ढंग से लक्षण पहचान पाएंगे। तो हमने यहाँ फोटोग्राफ्स में पूरे लक्षण आपको समझाए हैं, आप इन सभी को ध्यान में रखें। आप खेतों का निरीक्षण करें, निरीक्षण नियमित रूप से अपने खेतों में जाते रहें, देखते रहें, टिल्लिंग से लेके बूटिंग तक। जब तक यानी टिल्लिंग है, ब्यात करता है पौधा, तब से लेके और बाली आने तक देखते रहें कि कहीं इसके सिम्टम्स या लक्षण तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। निचले इलाकों में जहां पानी भरा हुआ हो वहां इसकी चांसेस ज्यादा होते हैं। ज्यादा नाइट्रोजन के प्रयोग से भी इसके सुग्राहिता बढ़ जाती है, ससेप्टेबल यदि है तो सेल्स हमारी ससेप्टेबल हो जाती हैं। और भारी मौसम में यानी वर्षा यदि है और कोई कल्चरल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं तब इसको स्प्रेड होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। यदि मौसम में तापमान 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड है और ह्यूमिडिटी 80% से ज्यादा है तो उस समय ध्यान रखें कि इसके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और आप चाहें तो इसको प्रयोगशाला में भी इसकी टेस्टिंग करा सकते हैं। आप देखेंगे इस बीमारी में जब ये आगे बढ़ती है तो ये पैचेज दिखाई देते हैं। आप यहां देखेंगे ऐसे छोटे छोटे पैच, पत्तियां जब सूखती हैं तो इस तरह के पैच बनेंगे खेत में, आपको जगह जगह से ऐसे सूख जाएंगी। इस तरह से पौधा सूख जाता है और ये मैक्सिमम टिल्डरिंग स्टेज में जब ब्यात करती हुई फसल होती है उसी टाइम नुकसान हो जाता है। तो हमें अपनी फसल को इससे बचा के रखना है। आगे अब देखना है कि हम इससे इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अपने कल्चरल अभ्यास जो कल्चरल प्रैक्टिसेस है उनके द्वारा और बाकी चीजों को, जैसे बीज का चयन है, अच्छे बीज का, रोग मुक्त बीज का सिलेक्शन करें। यदि हमें डाउट है किसी बीज के ऊपर तो हम 10 मिनट के लिए 53 से 54 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उसको गर्म कर सकते हैं और उससे बीज का जो आपका ये बैक्टीरिया है खत्म हो जाएगा। खेत की स्वच्छता का ध्यान रखें। इनोकुलम का जो सोर्स, बीमारी की जो जड़ है वो खेत में ही जो भी इसका मलबा रहता है पौधों का उनके ऊपर होगा या फिर आपके अल्टरनेटिव होस्ट के ऊपर ये अब सर्वाइव करेगा, तो उनको खेत से बाहर निकाल दें। जल प्रबंधन अच्छा करें, खेत में ज्यादा पानी भरा ना होने दें।
पौधों की दूरी ठीक रखें जिससे वायु संचार ठीक से हो सके, तो उसमें इस बचाव में फायदा करेगा। और संतुलित खाद एवं फर्टिलाइजर का प्रयोग करें। ज्यादा यूरिया देने से भी इससे ससेप्टेबिलिटी बढ़ती है और बीमारी ज्यादा होती है। और कोशिश करें कि इसके लिए रेजिस्टेंस की वाली जो किस्में और वैरायटी और हाइब्रिड्स मार्केट में अवेलेबल है, आप उनका चुनाव करें। जैविक नियंत्रण के लिए भी आप स्यूडोमोनाज फ्लोरेसेंस के रूप में जैव नियंत्रण एजेंटों का उपयोग जेंथोमोनाज और आईजी के कंट्रोल के लिए कर सकते हैं और इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। यदि मौसम नम है, आर्द्रता आर्द्रता ज्यादा है, तो वहां पर कल्चरल प्रैक्टिसेस ना करें। यदि आप इन सब चीजों को ध्यान में रखेंगे तो आपको एक बहुत अच्छा परिणाम मिलेंगे और बीमारी से आपको निजात मिल जाएगी। इसमें लास्ट में मैं कहना चाहूंगा कि हम सभी कंपनियों को, प्राइवेट और गवर्नमेंट जो भी संस्थाएं हैं, सभी को अपने किसान भाइयों को शिक्षा देकर जागरूकता पैदा करनी है। उनको प्रशिक्षण कार्यक्रम कराएं, उनको बीमारी के लक्षणों को समझना है और किस तरह से कब कौन सा बीमारी, कौन सी दवा, केमिकल यानी आप एंटीबायोटिक है या आप कॉपर फंजीसाइड यूज कर रहे हैं कि या आप इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप करने के लिए कोई केमिकल यूज कर रहे हैं, तो उनका प्रयोग उसी तरह से करें। यदि आप अपनी फसल में इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट से अच्छी तरह से आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि फसल का ध्यान रखना एक हमारी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। किसान भाई अपना सब कुछ लगाने के बाद भी थोड़ी सी चूक, बीमारी को ठीक से ना पहचानने पर भारी नुकसान उठा पाते हैं। तो आप देख रहे हैं, मैं आप सभी किसान भाइयों से एक विनती करना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ढंग से देखें और आपके मन में कुछ प्रश्न उठे होंगे तो आप अपने प्रश्न लिखें। जो अच्छे 10 प्रश्न आएंगे उन सब का हम अगली वीडियो में आपको उनका निराकरण करेंगे और आपको समझाएंगे। कहीं भी कोई चूक है तो आप हम कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमें जरूर बताएं कि आपके मन में कोई संशय है या कोई जानकारी लेना चाहते हैं, तो हम आपकी वो जानकारी अवश्य देंगे। साथ में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी है कस्टमर केयर का। कोई विशेष जानकारी लेनी है, आप वहां भी फोन करके अपना नंबर लिखवा सकते हैं। एक जरूर ध्यान रखें कि ये बहुत अच्छा टेक्निकल वीडियो हम लोगों ने बनाने की कोशिश की है और इस श्रृंखला में हम जितनी भी बीमारी और कीड़े हैं सभी के आपके लिए इस तरह के वीडियो प्रेषित करेंगे। तो आप एक ध्यान करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को जितने ज्यादा हो सके अपने दोस्तों को आप आगे सर्कुलेट करें जिससे ज्यादातर लोग इसका फायदा उठा सकें, क्योंकि ये एक हिंदी में उपलब्ध किया गया साहित्य के रूप में आपको काम आएगा जो आपकी फसल को बचाएगा। तो मैं आप सभी किसान भाइयों का इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और साथ में सिग्नेट क्रॉप साइंसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजमेंट को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें ये वीडियो डालने के लिए परमिशन दी। बहुत बहुत धन्यवाद।